मानव सभ्यता की विकास के लिए ये बहुत ही जरूरी है कि पर्यावरण संतुलन बना रहे। पर्यावरण संतुलन के अंतर्गत अगर हम देखें तो उसमें विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं और उनकी जनसंख्या को बनाए रखना मानव सभ्यता के लिए बहुत ही आवश्यक हो जाता है। तो इसी के परिप्रेक्ष्य में आप अगर देखते होंगे तो IUCN के द्वारा विभिन्न प्रकार के जो भी जीव जंतु हैं, जो भी पेड़ पौधे हैं, उनको अलग अलग कैटेगरी में श्रेणीबद्ध किया जाता है जिससे कि उनके संरक्षण को बढ़ावा दिया जा सके। तो इसी के संदर्भ में आज हम बातचीत करेंगे राइनो के ऊपर, यानी कि गैंडों के ऊपर। उनकी जो लगातार जनसंख्या गिरती चली जा रही है वो किस तरह से हमारे लिए आवश्यक है कि उनका संरक्षण किया जाए। इस पर एक प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के पीछे क्या उद्देश्य है और क्या चुनौतियां हैं, इन तमाम विभिन्न पहलुओं पर आज के इस वीडियो में हम लोग बातचीत करेंगे। तो आज के इन न्यूज श्रृंखला के इस नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है सलमान और आज के इस एपिसोड का टाइटल है क्या है टेस्ट ट्यूब राइनो प्रोजेक्ट। तो टेस्ट ट्यूब राइनो प्रोजेक्ट क्या है, इसके बारे में हम लोग विस्तार से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आज किन बिंदुओं पर हम लोग फोकस करेंगे उस पर एक बार नजर डाल लेते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि खबर क्या है और यह खबर चर्चा में क्यों है। इसके बाद पूरा हम समझेंगे कि यह टेस्ट ट्यूब राइनो प्रोजेक्ट आखिर है क्या, इससे संबंधित क्या चुनौतियां हैं और इस प्रोजेक्ट की आलोचना किन आधारों पर की जा रही है, और साथ ही साथ राइनो की IUCN क्या स्थिति है, राइनो की कितनी प्रकार की प्रजातियां हैं, कितनी स्पीसीज हैं, उनकी अलग अलग क्या स्थिति है IUCN के अंतर्गत, उस पर बातचीत करेंगे। और सबसे अंत में बातचीत करेंगे क्या है एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड प्रजाति। तो एक टर्म है एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड प्रजाति। इसको समझते हुए एक अभ्यास प्रश्न पर भी हम लोग बातचीत करेंगे जिसे आप लोग प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जो भी उसका जवाब होगा कमेंट सेक्शन में आप लोग देंगे। यह जो पूरा का पूरा टॉपिक है सामान्य अध्ययन के पेपर 3 से जुड़ता है, मेंस के पर्सपेक्टिव से। तो आप चाहें तो इसके बारे में मेंस से संबंधित भी कुछ पॉइंट्स लिख सकते हैं, फ्रेम कर सकते हैं, जिससे कि यदि कोई सवाल इस टॉपिक से पूछा जाता है तो आप लोग उसे भी सहजता से तथ्यों को देते हुए आराम से सॉल्व कर सके। तो चलिए देखते हैं कि खबर क्या है। दरअसल जो खबर आई है वो इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन्ड सेक्शन से है। खबर है टेस्ट ट्यूब राइनोज, व्हाई रिबिल्डिंग डूम्ड स्पीसीज इज अ डेस्परेट रेस अगेंस्ट टाइम। तो ये पूरी की पूरी जो खबर है इंडियन एक्सप्रेस से आई है और इस खबर का चर्चा में होने का जो मुख्य कारण यह है कि दरअसल वर्ष 2018 में जो नॉर्थ व्हाइट राइनो है उसका जो लास्ट मेल राइनो था उसकी डेथ हो जाती है और यह पूरी की पूरी प्रजाति नॉर्थ व्हाइट राइनो इस पूरी प्रजाति की विलुप्ति की कगार पर पहुंच जाती है। और इसे इस तरह से देखा जा सकता है कि इस प्रजाति को बचाया नहीं जा सकता, कि यानी यह प्रजाति जो है पूरी तरह से विलुप्त हो जाएगी। लेकिन जो वैज्ञानिक थे वो बड़े ही चालाक थे। उन्होंने क्या किया कि यह जो लास्ट नॉर्थ व्हाइट राइनो मेल था उसके स्पर्म को प्रिजर्व कर लिया और 5 महाद्वीपों के 20 साइंटिस्टों के एक समूह ने इन विट्रो निषेचन या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, संक्षिप्त में IVF कहते हैं, इसके माध्यम से जो राइनो की उपजातियां हैं उनके पुनर्निर्माण के लिए एक डेयरिंग और महंगी परियोजना शुरू की। तो यह पूरी की पूरी परियोजना जो है नॉर्थ व्हाइट राइनो के संरक्षण से है। इनकी जो जनसंख्या पॉपुलेशन है जिसे एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड कहा जा रहा है, जो नॉर्थ व्हाइट राइनो है IUCN के द्वारा अगर हम देखें तो वर्ष 2008 में इसे एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड की श्रेणी में रख दिया गया था। अब एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड क्या होती है इस पर हम लोग आगे बातचीत करेंगे। तो मोटे मोटे तौर पर यह समझिए कि जो नॉर्थ व्हाइट राइनो था इसके लास्ट जो मेल राइनो था उसकी डेथ 2018 में हो जाती है। तो यह पूरी की पूरी जो प्रजाति है वो विलुप्त होने के कगार पर पहुंच जाती है। लेकिन वैज्ञानिकों ने वर्ष 2015 में ही इसके स्पर्म को प्रिजर्व कर लिया और इस पर एक इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से संबंधित एक प्रोजेक्ट की शुरुआत की, जो कि काफी महंगी परियोजना है। बात करते हैं इस परियोजना के ऊपर, क्या पूरा का पूरा मामला है, इसको जानने के हम प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले देखें कि विश्व में अगर हम देखें तो मोटे मोटे तौर पर जो राइनो है, गैंडे हैं, उनकी 5 प्रजातियां होती हैं और उन 5 प्रजातियों में से जिसके ऊपर आज हम लोग बातचीत करेंगे एक प्रजाति है व्हाइट राइनो की, या हम इसे हिंदी में कहें तो सफेद गैंडे के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। अब सफेद गैंडों में भी अगर हम बातचीत करें तो इसकी 2
सब स्पीसीज हैं, 2 उप प्रजातियां हैं। एक है नॉर्थ वेस्ट राइनो, नॉर्थ व्हाइट राइनो यानी कि उत्तरी सफेद राइनो, और एक है सदर्न व्हाइट राइनो, दक्षिणी सफेद राइनो। तो ये इसकी 2 अलग अलग श्रेणियां हैं। यहां पर 2018 में जो उत्तरी सफेद राइनो है उसका अंतिम वयस्क जो पुरुष था उसकी मृत्यु हो जाती है। तो अब इसकी जनसंख्या को आगे कैसे बढ़ाया जाए यह सवाल खड़ा होता है। तो इस विलुप्त की कगार पर पहुंच चुकी प्रजाति को बचाने के लिए इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। तो आज इसी पर हम लोग बातचीत करेंगे। तो दरअसल क्या हुआ कि जब इसके आखिरी वयस्क पुरुष की डेथ हो जाती है तो वैज्ञानिकों के द्वारा इसके स्पर्म को प्रिजर्व कर लिया जाता है, और जो फीमेल नॉर्थ व्हाइट राइनो थी उसके एग के साथ लैब में फर्टिलाइज करा करके इसे ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है सरोगेट मदर में। अब सरोगेट मदर की भी अगर हम बात करें तो सरोगेट मदर के लिए जो नॉर्थ व्हाइट राइनो है, नॉर्दर्न व्हाइट राइनो है, तो उसकी फीमेल मादा की जरूरत पड़ती है। तो फीमेल मादा के अंतर्गत बात करें तो अभी 2 फीमेल मादाएं जो है जीवित हैं, लेकिन उनके अंदर कुछ ऐसे पैथोलॉजिकल कॉजेज हैं जिसकी वजह से वो इनकैपेबल हैं रिप्रोड्यूस करने के लिए। यानी कि उसमें अगर हम देखें तो रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो पैथोलॉजिकल बीमारियां हैं जिसकी वजह से वह इनकैपेबल हो गई हैं रिप्रोडक्शन के लिए। तो इसके लिए जो सदर्न व्हाइट राइनो है उसकी मादा को चुना गया। क्यों ऐसा चुना गया कि अगर हम देखें तो आज से मिलियन ईयर्स एगो ये दोनों जो प्रजातियां थी इनमें काफी समानताएं थी, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे इसमें चेंजेस आते गए, इसमें वेरिएशंस आते गए, इनमें भिन्नताएं आने लगी। तो ये स्पीसीज अलग अलग हो गई, लेकिन चूंकि इनमें क्लोज रिजेम्बलेंस होना पहले से ही था, काफी नजदीकी संबंध थे, तो इसकी वजह से जो ये सदर्न व्हाइट राइनो की फीमेल है इसको एज ए सरोगेट मदर चुना गया, जिसमें जो कि स्पर्म को एक के साथ लैब में फर्टिलाइज किया गया। तो इसको इस सरोगेट मदर में डाला गया और यहां पर एम्ब्रियो डेवलप हुआ, और ये इस तरह से इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है कि लैब के अंदर फर्टिलाइज करना, जिससे कि जो प्रोजेनी है, जनसंख्या है, उसको आगे बढ़ाया जा सके। तो यहां तक मोटे मोटे तौर पर आपको बातें समझ में आई होंगी। आगे के पहलुओं पर हम लोग बातचीत करेंगे, लेकिन अब इसके पीछे एक पूरी कहानी है, थोड़ा सा इसको समझिए, और बहुत ही रोचक कहानी है। अगर कहानी की तरह से आप समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत ही आसानी से आज का टॉपिक आप सभी को समझ में आ जाएगा। तो दरअसल क्या हुआ कि वर्ष 2009 में चेक गणराज्य से केनिया में 4 गैंडे लाए गए। इनमें से 2 नर थे और 2 मादा थे। जो नर थे इनकी मृत्यु हो जाती है। अब जो ये 2 मादाएं हैं इनके संदर्भ में बात करें तो इनमें कुछ ऐसे पैथोलॉजिकल बीमारियां हो गई, पैथोजन, कुछ ऐसे पैथोजेंस हैं जिसमें जो इनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो कंसीव करने के लायक नहीं है, यानी कि ये प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। तो बड़ी मुश्किल हुई वैज्ञानिकों के सामने कि अब क्या किया जाए, किस तरह से ये जो नॉर्दर्न व्हाइट राइनो है इसकी जनसंख्या को आगे बढ़ाया जाए। तो इसके लिए क्या किया गया कि सदर्न व्हाइट राइनो की फीमेल को चुना गया। तो जो भी ये नर थे इनके स्पर्म को प्रिजर्व किया गया और मादाओं के एग के साथ इनको लैब में फर्टिलाइज करके इस सरोगेट मदर में डाल दिया गया, और इसके बाद जो है दक्षिणी सफेद मादा गैंडा इनके लिए तैयार थी। अब इसके बाद क्या हुआ कि ये पूरी की पूरी प्रोसेस हो जाती है और ये चीजें सफल हो जाती है, यानी कि जो नया बेबी है, जो इन विट्रो फर्टिलाइज्ड बेबी होगा या टेस्ट ट्यूब बेबी जिसे हम कहें, राइनो का काफ जो है वो प्रोड्यूस हुआ। अब इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों को देखें। सबसे पहले जो आप सभी के लिए परीक्षा उपयोगी हो सकता है कि सीधे सीधे इसका वैज्ञानिक नाम भी पूछ ले। तो यहां हम बातचीत कर रहे हैं सफेद गैंडों यानी व्हाइट राइनोस के बारे में। तो व्हाइट राइनोस के जो हम अगर देखें तो वैज्ञानिक नाम है सेरेटोथेरियम सिमम, इसका जो है वैज्ञानिक नाम है। इसकी 2 सब स्पीसीजेस हैं, कौन कौन सी, नॉर्दर्न व्हाइट राइनो और सदर्न व्हाइट राइनो। यहां बेसिकली जो बातचीत की जा रही है नॉर्दर्न व्हाइट राइनो के संरक्षण की बात की जा रही है। ये एक्सटेंट इन वाइल्ड श्रेणी के अंतर्गत सूचीबद्ध की गई है IUCN के द्वारा। इसका जो वैज्ञानिक नाम है
सिरेटोथेरियम सिमम कोटेनी, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। वहीं जो सरोगेट मदर है, फीमेल है, जिसमें फर्टिलाइज्ड एग और स्पर्म को इम्प्लांट किया गया है, उसका जो वैज्ञानिक नाम है सिरेटोथेरियम सिमम सिमम है। तो इन दोनों के बीच यहां पे अगर देखिए तो ये सरोगेट मदर है और इसकी जो नर और मादा है, नर जो है उसकी तो डेथ हो चुकी है, तो इसके स्पर्म और इसका जो है एग या ओवम कह लें, तो इनको जो है फर्टिलाइज करा करके इस सरोगेट मदर में इंप्लांट किया गया। तो अब यहां पर एक चीज देखिए कि कुछ इसके सामने चुनौतियां भी हैं। अब इन चुनौतियों से पहले भी एक बात और हम लोग यहां पर डिस्कस कर लें जो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है, कि जैसा भी अगर हम एनिमल किंगडम में बात करें, जंतु जगत की अगर हम बात करें, तो शायद मानव को छोड़ करके कोई ऐसा जंतु होगा जिसमें जो सेक्सुअल एक्टिविटीज है वो कभी भी हो सकती हो। यानी कि मानव ही वह एक ऐसी प्रजाति है जंतु की श्रेणी में जिसमें जो सेक्सुअल एक्टिविटीज है वो कभी भी हो सकती है। लेकिन जानवरों में उसके लिए अलग अलग सीजन्स होते हैं और मुख्य रूप से जो सेक्सुअल एक्टिविटीज होती है जानवरों में, वो अपनी प्रोजेनी को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी पॉपुलेशन को आगे बढ़ाने के लिए, रिप्रोड्यूस करने के लिए होता है। तो जानवरों के में क्या है कि सीजन होता है, मौसम होते हैं सेक्सुअल एक्टिविटीज के लिए। तो यहां पर यह भी काफी ज्यादा क्रूशियल रहा कि जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करवाया जा रहा है, जो सरोगेट मदर है, ऐसे समय पर करवाया जाए कि जो सरोगेट मदर है उसमें भ्रूण विकसित हो सके। क्योंकि अब सरोगेट मदर है तो ये कैसे पता किया जाए कि इसके अंदर जो है रिप्रोडक्शन का जो सही समय आ चुका है, फर्टिलाइजेशन का सही समय आ चुका है, मेटिंग का सही समय आ चुका है। तो इसके लिए एक चीज इस्तेमाल में लाई गई जिसे हम टीजर कहते हैं। तो टीजर का किस तरह से उपयोग करते हैं, तो टीजर के अंतर्गत अगर देखें तो इसमें एक राइनो बुल यानी कि मेल राइनो जो है उससे फीमेल राइनो के पास लाया जाता है, और जो फीमेल राइनो है अगर उसे देख करके एक्साइट होती है तो ऐसा मान लिया जाता है कि यह बिल्कुल सही समय है और उसी समय इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कंडक्ट करा लिया जाता है। लेकिन यदि ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता है, यानी कि जो फीमेल राइनो है वो राइनो बुल को देख करके उसके अंदर कोई भी ऐसा एक्साइटमेंट नहीं होता है, तो हमें वेट करना पड़ता है सही समय आने के लिए, और जो राइनो बुल होता है उसे स्टरलाइज कर दिया जाता है जब तक कि सही समय नहीं आ जाता है। तो इसके लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल किया जाता है या कौन सी टेक्निक इस्तेमाल की जाती है, उसे टीजर कहते हैं। तो अब देखिए इसके सामने कुछ चुनौतियां भी हैं और कुछ आलोचनाएं भी इस पूरे प्रोजेक्ट की जा रही है। तो दरअसल यह जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है यह एक ऑर्गेनाइजेशन बायो रेस्क्यू के द्वारा कंडक्ट किया जा रहा है और इसे जो है फंड किया जा रहा है जर्मन सरकार के द्वारा। तो जर्मनी की जो सरकार है इसके द्वारा फंडेड ऑर्गेनाइजेशन है और यह काफी महंगा प्रोजेक्ट है। तो इसमें क्या क्या चुनौतियां हैं और इसकी आलोचना किन आधारों पर की जा रही, तो एक एक करके हम इस पर बातचीत करते हैं। अब देखिए जो दक्षिणी सफेद गैंडे हैं इनकी भी आबादी लगातार घट रही है। चूंकि जो नॉर्दर्न व्हाइट राइनो है वहां पर दो मादाएं तो जीवित हैं, लेकिन चूंकि उनमें जो है इस तरह से अगर हम कहें तो योग्यता नहीं है कि वह रिप्रोड्यूस कर सके, क्योंकि उनमें पैथोजन संबंधी कुछ विकार हो चुके हैं, कुछ बीमारियां आ चुकी हैं। तो इसके लिए जो सिलेक्ट किया गया सदर्न व्हाइट राइनो को चुना गया। अब लेकिन इनकी भी आबादी जो है धीरे धीरे अगर हम देखें तो घटती चली जा रही है। तो हमें बहुत ही कम समय में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को कंडक्ट कराना था जिससे कि एक लार्ज जीन पूल तैयार किया जा सके और जो नॉर्दर्न व्हाइट राइनो है इनकी पॉपुलेशन को आगे बढ़ाया जा सके। तो एक चुनौती तो ये थी। इसके बाद जो उत्तरी सफेद बछड़े हैं यानी कि जो नॉर्दर्न व्हाइट राइनो के काफ्स हैं, जो ये इस इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और टेस्ट ट्यूब के माध्यम से जो भी बेबी प्रोड्यूस हुआ, जो भी बेबी रिप्रोड्यूस हुआ, तो उसका सामाजिकरण की एक चुनौती थी। अगर आप देखें तो मुख्य रूप से जो भी हमारा बिहेवियरल पैटर्न होता है, हम किस संगति में रह रहे हैं, उस पर भी बहुत हद तक निर्भर करता है। अब चूंकि यहाँ पर जो नॉर्दर्न व्हाइट राइनो है उनकी जो संख्या है वो लगभग एक्सटिंक्ट हो चुकी है, उनकी संख्या ना के बराबर है क्योंकि दो ही फीमेल इसमें बची हुई हैं। तो अब चूंकि जो सरोगेट मदर है वो सदर्न व्हाइट राइनो है, तो कुछ लक्षण उसके भी आ सकते हैं। तो ये जो इसके माध्यम से, इस टेस्ट ट्यूब के माध्यम से, इस इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के माध्यम से जो बेबी रिप्रोड्यूस हुए हैं, तो उनमें भी कुछ
विभिन्नताएं आ सकती है। तो इसके लिए क्या है कि इनको जो है, जो नॉर्दर्न व्हाइट राइनो की फीमेल बची है उनके साथ छोड़ना होगा। अब यहां पर देखें तो इनमें से जो 2 फीमेल बची हैं, इनकी एक की एज है 24 और एक की एज हो चुकी है 35, और इन्हें कैप्टिव कंडीशन में हम मैक्सिमम 40 इयर्स तक रख सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा समय हमारे पास नहीं है। अगर यहाँ से देखें तो केवल 5 साल का ही विंडो टाइम का हमारे पास खुला है, और इस समय के लिए जो भी काव्स हैं, जो भी नॉर्दर्न व्हाइट राइनो के काव्स जो ये रिप्रोड्यूस किए गए हैं, तो उनको इनके साथ छोड़ना होगा, जिससे कि इनके बिहेवियर के साथ जो ये फीमेल बची हुई है, इनके बिहेवियर से ये कुछ सीख सके और वो बिल्कुल नॉर्दर्न व्हाइट राइनो की तरह एक्ट कर सके। क्योंकि हमने इनको बना तो लिया है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, लेकिन समस्या ये है कि क्या वो एक्चुअल नॉर्दर्न व्हाइट राइनो की तरह बिहेव करेंगे या नहीं करेंगे, तो ये चुनौती है। तो इसीलिए इनका सामाजिकरण, यानी कि जो नॉर्दर्न व्हाइट राइनो फीमेल है उनके साथ इनको रखना होगा। अब इस प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें, मुख्य रूप से आलोचना किन आधारों पर की जा रही है, तो आलोचना के पीछे मुख्य कारण ये है कि एक बहुत बड़ा वैज्ञानिकों का ग्रुप है जिसका ये मानना है कि जो ये प्रोजेक्ट है इतना महंगा है, इस पर अगर हम देखें तो हम ऑलरेडी एक ऐसी प्रजाति के ऊपर कार्य कर रहे हैं कि जो कि पूरी तरह से विलुप्त हो चुकी है। तो इसकी अपेक्षा हमें उन प्रजातियों के ऊपर कार्य करना चाहिए जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, गंभीर रूप से खतरे के निशान में है, तो जिससे कि उनकी पॉपुलेशन को सेव किया जाए और इन्वायरमेंटल जो बैलेंस है उसको बनाया जा सके। तो लिहाजा ये जो कि एक ऑलरेडी एक्सटिंक्ट प्रजाति है जिस पर यह प्रोजेक्ट किया जा रहा है, ये वायबल नहीं है। साथ ही साथ जो इनकी जनसंख्या में कमी देखने को मिली जिसकी वजह से ये एक्सटिंक्ट हो गए, उनमें एक तो पोचिंग था, क्योंकि एक सींग के लिए इनका शिकार किया जाने लगा था। इनके जो नेचुरल हैबिटेट थे, प्राकृतिक वास स्थान थे, उनकी अगर बात करें तो वो भी धीरे धीरे खत्म होने लगे थे। तो खासकर प्राकृतिक जो आवास है, इससे संबंधित जो विभिन्न खतरे हैं उनको कोई समाधान नहीं किया गया है। तो लिहाजा ऐसी पॉसिबिलिटी बनती है कि जो ये बेबीज रिप्रोड्यूस किए गए हैं, तो प्राकृतिक वास आवास ना होने के कारण या उनकी कमी होने के कारण सरवाइव ना कर सके। तो लिहाजा यह जो प्रोजेक्ट है काफी महंगा है और एक तरह से अगर हम देखें तो काफी दुस्साहसपूर्ण भरा हुआ यह प्रोजेक्ट है। तो इन आधारों पर इसकी आलोचना भी की जा रही है। तो अब देखते हैं कि राइनो की क्या स्थिति है। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि इसकी 5 स्पीसीज हैं। तो एक देखिए व्हाइट राइनो जिसके बारे में हमने बातचीत की, इसी में 2 कैटेगरी हैं, एक है नॉर्दर्न व्हाइट राइनो, दूसरी है सदर्न व्हाइट राइनो। इसकी अगर हम बात करें तो IUCN के संदर्भ में व्हाइट राइनो की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो ये नियर थ्रेटेंड के अंतर्गत शामिल है। वहीं नॉर्दर्न व्हाइट राइनो की अगर बात करें तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड, या फिर इसे 2008 में जो है एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड घोषित कर दिया गया था। अब ग्रेटर वन हॉर्न राइनो की अगर बात करें तो राइनोसेरस यूनिकॉर्निस इसका जो है वैज्ञानिक नाम है। इसे IUCN के अंतर्गत वल्नरेबल की श्रेणी में रखा गया है। इसे इंडियन राइनो भी कहते हैं। ब्लैक राइनो, इसकी स्थिति जो है क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। जावन राइनो, इसकी स्थिति अगर देखिए IUCN के अंतर्गत तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड की श्रेणी में इसे सूचीबद्ध किया गया है। वहीं सुमात्रन राइनो की बात करें तो इसे भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड के अंतर्गत IUCN के द्वारा सूचीबद्ध किया गया। तो ये इन 5 राइनो की क्या स्थिति है IUCN, इसके परिप्रेक्ष्य में मुख्य बातें रही जो आपको पता होनी चाहिए। अब इसके अलावा अगर देखें तो एक दिन जो है इसके लिए सेलिब्रेट किया जाता है 22 सितंबर को, जिसे वर्ल्ड राइनो डे कहा जाता है, और इसे 2010 से सेलिब्रेट किया जाता है। WWF ने इसको वर्ल्ड राइनो डे को 22 सितंबर के रूप में डिक्लेयर किया था। अब 5 स्पीसीज की अगर देखें तो यहाँ पर जैसा कि मैंने पहले ही बताया, लेकिन अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें और परीक्षा के मद्देनजर देखें तो IUCN के अलावा और भी बहुत सारी अपेंडिक्सेस हैं जिससे कि पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए कि जो अफ्रीकन व्हाइट है ये कहाँ पर मुख्य रूप से पाया जाता है, अफ्रीका में। ये नियर थ्रेटेंड के आसपास सूचीबद्ध किया गया IUCN में। अफ्रीकन ब्लैक राइनो की बात करें तो ये भी अफ्रीका में पाया जाता है, इसे क्रिटिकली इंडेंजर्ड। ग्रेटर वन हॉर्न की बात करें तो ये एशिया में पाया जाता है और ये वल्नरेबल के अंतर्गत श्रेणीबद्ध किया गया है। कहां पर, IUCN में। वहीं साइट्स में बात करें तो अपेंडिक्स 1 में। WPA के अंतर्गत बात करें तो इसे शेड्यूल 1 में रखा गया है। जावन की बात करें तो जावन राइनो है, ये कहां पाया जाता है, एशिया में। सुमात्रा वाला कहां पर है, ये भी एशिया में। और इन दोनों को जो है IUCN के अंतर्गत
क्रिटिकली इंडेंजर्ड की श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया। अब इनके जो प्राकृतिक वास स्थान है ये भी यहाँ पर देख सकते हैं, आप देख सकते हैं। तो अगर हम इंडियन राइनो की बात करें या ग्रेटर वन हॉर्न की बात करें तो ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में इसका प्राकृतिक वास स्थान है। तो इसके आधार पर भी सवाल फ्रेम किए जा सकते हैं, स्टेटमेंट दे सकता है कि ग्रेटर वन हॉर्न का जो प्राकृतिक वास स्थान है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, या इसके अलावा सेमी डेजर्ट दे देगा। तो इन तमाम फैक्चुअल चीज़ों को आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा परीक्षा के मद्देनज़र। अब इसके अलावा देखिए, अगर हम बात करें जो इंडियन राइनो है जहाँ भारत में पाया जाता है मुख्य रूप से, तो ये कौन सी स्पीसीज है? ग्रेटर वन हॉर्न राइनो। ये मुख्य रूप से इंडिया में पाई जाती है। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से कहाँ पर देखें, उत्तर प्रदेश में देखें तो ये दुधवा टाइगर रिजर्व पाई जाती है। वहीं बंगाल, वेस्ट बंगाल में बात करें तो जल्दापाड़ा में, असम के अंतर्गत देखिए तो काजीरंगा में, मानस में, ओरंग में, पबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, ये यहाँ पर मुख्य रूप से पाए जाते हैं। इनके पीछे इनका क्या मुख्य रूप से कंसर्न है, क्यों इनका कौन कौन सी चुनौतियां हैं? तो सबसे ज़्यादा पोचिंग के मामले देखे जाते हैं, शिकार किए जाते हैं हॉर्न्स के लिए। इनका जो प्राकृतिक वास स्थान है वो धीरे धीरे खत्म होता चला जा रहा है। डिक्रीजिंग जेनेटिक डाइवर्सिटी भी खत्म होती चली जा रही है धीरे धीरे। तो ये बहुत सारे कंसर्न है जिसकी वजह से इनके संरक्षण की ज़रूरत है। अब अंत में देखें कि एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड प्रजाति होती क्या है और इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े जो कि आपके लिए परीक्षा उपयोगी हो सकते हैं, उसको एक बार देख लीजिए। कि उत्तरी सफेद गैंडे की बात करें तो 2008 में इसे आधिकारिक तौर पर एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड डिक्लेयर कर दिया गया था। अब एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड होता क्या है? तो ये एक ऐसी प्रजाति जिसे प्राकृतिक संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ यानी IUCN द्वारा केवल कैद में रखे गए जीवित सदस्यों या इसकी ऐतिहासिक सीमा के बाहर प्राकृतिक आबादी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यानी कि एक ऐसी प्रजाति जो कि पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, लेकिन कुछ ऐसे उसके जीवित सदस्य हैं जिन्हें कैप्टिव या जू में, कैप्टिव मतलब जू में हमने रखा है उनके संरक्षण के लिए। तो ऐसी प्रजाति को हम एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, यानी कि जंगल में वह प्रजाति जो है एक्सटिंक्ट हो चुकी है, उस प्रजाति की कुछ संख्या, कुछ जानवर जो है उन्हें जू में या कैद करके कहीं पर रखा गया है जिससे कि उनके पॉपुलेशन को आगे बढ़ाया जा सके। दक्षिणी सफेद गैंडे सबसे बड़ी जीवित प्रजाति है। जितनी भी गैंडों की प्रजाति पाई जाती है तो इसमें जो है सदर्न वाइट राइनोज जो है वो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट पॉपुलेशन, लिविंग पॉपुलेशन है इनकी। अफ्रीका में काले गैंडों की अगर बात करें तो सिर्फ मात्र 7,000 इनकी पॉपुलेशन बची है। वहीं एक सींग वाले गैंडे की अगर बात करें तो इसकी मात्र 4,000 संख्या बची हुई है। तो ये कुछ मुख्य तौर पर फैक्चुअल इंफॉर्मेशन थी। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, हो सकता है सवाल इससे सीधे सीधे तौर पर पूछ लिया जाए। और अंत में हम लोग बातचीत कर लेते हैं एक सवाल पर जिसे आप लोग प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और इसका उत्तर कमेंट सेक्शन में देंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। गिर राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। भारतीय राज्य असम एक सींग वाले गैंडों की सबसे बड़ी आबादी का घर है। एक सींग वाले गैंडों की IUCN स्थिति गंभीर रूप से खतरे में है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? केवल एक, केवल दो, केवल 2 और 3, 1, 2 और 3, ये आपको बताना है इन स्टेटमेंट में से कौन सा सही है। तो क्या इसका सही जवाब है? कमेंट सेक्शन में फटाफट दर्ज कर दीजिए। यदि आपको इसका उत्तर नहीं मालूम है तो एक बार फिर से आप इस वीडियो को देखिएगा, आपको निश्चित तौर पर इसका सही उत्तर मिल जाएगा। तो मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। और अंत में आप सभी से एक निवेदन, आप सभी से एक अनुरोध कि ऐसे स्टूडेंट, ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने अभी तक दृष्टि IAS को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जो भी परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण खबरें होती हैं वो लगातार आप सभी को मिलती रहें, क्योंकि परीक्षा की तिथि भी बिल्कुल धीरे धीरे नजदीक आती चली जा रही। तो ये आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है कि कोई भी ऐसी न्यूज, कोई भी ऐसी परीक्षा उपयोगी सामग्री जो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है आपसे छूटने ना पाए। तो मिलते हैं अगले किसी एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।